जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को कंप्लीट करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं किन घटकों से मिलकर बनी होती हैं, अर्थात अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन कौन से चीज़ें आवश्यक है उनके बारे में जाना। आज के इस पार्ट में हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती हैं। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादक के रासायनिक सूत्र को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जब हम किसी रासायनिक समीकरण को सिंबल द्वारा अर्थात प्रतीकों द्वारा निरूपित करते हैं और उसको निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण में हम करते क्या हैं, तो जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण में हम तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादक को रासायनिक सूत्र एवं उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के साथ ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जा सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि संतुलित अभिक्रिया के द्वारा ही हमें पता चलता है कि किसी भी तत्व की कितनी मात्रा प्रयोग हुई है या कितना उत्पाद हमारा प्राप्त हुआ है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो संतुलित किया जाता है वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें यह कहा गया था कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो पदार्थ होते हैं अर्थात जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं उनके द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का यह अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अथवा रासायनिक अभिक्रिया के बाद किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान में न तो कमी आती है न तो अधिकता आती है, अर्थात द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले, तो मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले हमेशा क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, और हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद होते हैं उनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता और उनके जो परमाणुओं की संख्या होती है वो हमेशा समान होती है, और इसी नियम के आधार पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित की जाती है। तो आप सभी को पता ही होगा कि जब भी हम कोई रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं तो हम अभिक्रिया के बाएं तरफ और दाएं तरफ हमेशा परमाणुओं की संख्या को बराबर रखते हैं। ये नहीं कि राइट साइड पर परमाणु की संख्या कम है तो लेफ्ट साइड पर अधिक हो, ऐसा नहीं होता। तो आइए हम देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की सबसे पहली विधि है चरणबद्ध संतुलित करना, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इस टॉपिक पर स्पेशली मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है और कैसे हम इस विधि द्वारा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ सभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभिक्रिया के बाएं तरफ आपका है Fe, उसके बाद लिखा हुआ है H2O, फिर एरो है, एरो के बाद अर्थात दाईं तरफ दिया है Fe3O4 और उसके पश्चात दिया हुआ है H2। तो यह एक असंतुलित अभिक्रिया। अब अगर हम देखें इस अभिक्रिया में अभिक्रिया के बाएं तरफ अर्थात अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या कितनी है
और अभिक्रिया में उत्पादक के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए मैंने एक टेबल बना रखा है। तो टेबल में आप सबसे बाएं तरफ देखेंगे लिखा हुआ है तत्व, उसके पश्चात लिखा है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद है उत्पादक में परमाणुओं की संख्या, ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड। तो LHS की ओर देखेंगे Fe, H और O ये 3 परमाणु दिए गए। Fe की संख्या कितनी है, 1 है। H की संख्या कितनी है, 2 है। और O की संख्या कितनी है, 1 है। और वही राइट हैंड साइड है, Fe के 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो इन सभी परमाणुओं को हम लोगों ने टेबल में लिख लिया। अब हमें इनको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि टेबल में जो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व हैं, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, उनको हम उचित संख्या द्वारा संतुलित करेंगे। तो अगर हम टेबल में देखें तो सबसे अधिक हमारा है ऑक्सीजन परमाणु दाएं तरफ, जो कि है 4। तो बाएं तरफ संतुलित करने के लिए हम देखेंगे कि बाएं तरफ सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तो हम 4 का गुणा करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे करेंगे, पीछे या नीचे नहीं करेंगे। तो 4 का गुणा करने पर हमारे अभिक्रिया के बाएं तरफ भी ऑक्सीजन हो गया 4, परंतु अब हाइड्रोजन हो गया 8, क्योंकि 4 और हाइड्रोजन के नीचे 2 है, तो 4 दूनी 8। अब इधर हाइड्रोजन हमारा कितना है, दाएं तरफ सिर्फ 2 है, तो हमको इधर भी 8 करना होगा। तो हम क्या करेंगे, दाएं तरफ भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के नीचे हम लोगों ने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित हो गए। लेकिन Fe को अगर हम देखें तो Fe दाएं तरफ है 3, लेकिन बाएं तरफ है सिर्फ 1। तो हम क्या करेंगे, अभिक्रिया के बाएं तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Fe के आगे जब हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe भी 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे अभिक्रिया के बाएं और दाएं तरफ दोनों परमाणुओं की संख्या संतुलित हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड समझना है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए जो मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखा है, आप उसको ज़रूर देख लें। उसमें आपको वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जब हमारे परमाणुओं की संख्या बाएं तरफ और दाएं तरफ बराबर हो जाती है, तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि अभिकारक और उत्पादकों की भौतिक अवस्था को लिखेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा अभिकारक किस अवस्था में है और उत्पाद किस अवस्था में। अगर वो ठोस है तो S लिखेंगे, द्रव है तो L लिखेंगे, गैसीय अवस्था में है तो G लिखेंगे, और जलीय विलयन के रूप में है तो AQ लिखेंगे। तो जैसा कि नीचे जो रिएक्शन है उसमें सभी भौतिक अवस्थाओं को लिखा गया है, जो कि हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया था। अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर। तो जब कोई रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हम क्या कहते हैं, कुछ आवश्यक जो परिस्थितियाँ होती है, जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो इन परिस्थितियों को लिखना अभी आपके लिए आवश्यक नहीं है, जहाँ पर इनकी आवश्यकता होगी मैं आपको बताऊँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।